बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद बन हो चुका। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बंग भूमि बहुत पवित्र और बहुत मायने रखने वाली है, क्योंकि हमारी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना यही बंग भूमि के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका अनुकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सिद्धांतों के अंदर किया है। मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है।
मगर ये लंबा नहीं चलेगा कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं, और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए। महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं, और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया, और आयुष्मान भारत से एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाली, बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कटमनी, न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहां कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपो को है, और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। बंगाल एक जमाने में सब बात में सबसे पहले था। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा। सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा। सबसे पहली कोयलरी बंगाल में आई। सबसे पहला स्टील प्लांट
बंगाल में लगा। देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी। देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई। एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है, बंगाल में है। और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी। और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा, वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी, आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। और मित्रों, ये बहुत बड़ा सेटबैक बंगाल के आर्थिक विकास के लिए है। आपने 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। हम 3 सीट पर थे, 77 पर पहुंचे हैं, और 77 से अब एज अ मुख्य विरोध पक्ष हमारा अधिकार है कि विफल सरकार को उखाड़कर हमें जनता शासन देगी। हम 77 सीट पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, 18 सीटें ऐसे नहीं जीत सकते हैं। हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, इसी के कारण हमें सफलता मिली है। देखिए, भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था, और हर राज्य को अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। भूमि पर जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहां भारत सरकार जो भी योजना लाए, इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है, जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही है। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। बीजेपी के लोअर लेवल के नेता का मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी एजेंसी के काम में दखल नहीं देती है। एजेंसी जो न्यायिक काम होगा वो जरूर करेगी, किसी से डरेगी भी नहीं, किसी को बचाएगी भी नहीं।